एंड समटाइम्स इट इज आस्क फॉर द 10 मार्क्स ऑल्सो। सो जो भी आपको रेनॉल्ड्स नंबर में लिखना है 2 मार्क्स के लिए अगर आए तो आपको लिखना है सिर्फ स्टेटमेंट, वो जो नंबर्स है बताए हुए कि रेंज कि कब आपका लैमिनार फ्लो रहेगा, कब आपका टर्बुलेंट फ्लो रहेगा, वो वही नंबर के बारे में। एंड द फॉर्मूला, तो फॉर्मूला भी आप फॉर्मूला पुट ऑन करेंगे और उसमें के हर एक पैरामीटर आप बताएंगे कि रो इज what, h is what, d is what, so every parameter आपको explain करेंगे। that is for 2 marks। in the 5 marks question, in the Reynolds number, how it is defined and what is the phenomenon behind the Reynolds number। ओके, वो इट इज ओनली डीलिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो, इतना ही आपको बताना है। फॉर्मूला कैसा डिराइव किया है शॉर्ट में बताना है, एप्लीकेशंस बताने। 10 मार्क्स के लिए जब आएगा तो 10 मार्क्स के लिए स्लाइटली आपको हिस्ट्री बताना पड़ेगा कि पहले कैसे पाइप के डायमीटर के हिसाब से फिक्स किया जाता था कि फ्लो, प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो कैसा है, यानी अगर डायमीटर बहुत छोटा है पाइप का तो आपका टर्बुलेंट ही फ्लो आएगा, ऐसा पहले कंसेप्ट था। बट रेनॉल्ड साइंटिस्ट जब आए तो इन्होंने ये कंसेप्ट क्लियर करवा के दिया। ओके, डायमीटर इज वन ऑफ द पैरामीटर विच इज अफेक्ट योर फ्लो प्रॉपर्टी, बट ये जो है इतना ही काफ़ी नहीं है, बाकी के भी विस्कोसिटी वगैरह फैक्टर्स है, तो ये सब आपको यहाँ पे 10 मार्क्स में एक्सप्लेन करने। सेकेंड, बर्नौलीज थ्योरी, ये जो बर्नौलीज थ्योरी है ये आपको एक्सप्लेन करना है। सेम लाइक बर्नौलीज थ्योरी, इसमें प्रेशर वगैरह दिया हुआ है, तो आपको जो है बर्नौलीज थ्योरी के लिए जो आएगा डेरिवेशन मोस्टली 5 और 10 मार्क्स के लिए आएगा। 2 मार्क्स में इसमें कुछ हार्ड नहीं है, लेकिन ये बहुत बार पूछा गया, इसको एक स्टार मार्क करके आपके नोटबुक में रख दो। थर्ड, दैट इज द सिंपल एंड डिफरेंशियल मैनोमीटर्स, मेरे हिसाब से बहुत कम बार पूछा जाने वाला सवाल है, लेकिन फिर भी मेनी टाइम्स इट इज आस्क्ड फॉर द 2 मार्क्स एंड 2 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। then next आप आएंगे वेंचुरी मीटर एंड ओरिफिस मीटर। sometimes they are asking only for the one flow meter, that is venturi or orifice, and sometimes they are asking for which one has the good discharge coefficient in between these। so likewise आपको दोनों भी एक्सप्लोर थोड़ा सा स्लाइटली एक्सप्लेन करना है why वेंचुरी मीटर इज गुड कंपेयर टू ओरिफिस मीटर, आपको ये एक्सप्लेन करना है। और ये रेड मार्क्स में जो किया हुआ है ये आपको वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ये करना ही है। इसके अलावा पासिंग के लिए थोड़ा सा डिफिकल्टी जाएगा। जो रेड मार्क वाले वो मस्ट रीड है, वाइट वाले हैं जो आप ओवरव्यू कर सकते हैं। ओके, लेकिन ये वाइट वाले भी आपको इग्नोर करके नहीं चलेंगे, बिकॉज दिस होल स्लाइड्स आर गिविंग ओनली फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नेक्स्ट इज द लॉज रिगार्डिंग साइज रिडक्शन। साइज जो है बहुत से कंसेप्ट हमारे क्लियर नहीं है। हम जब भी बताते, कोई भी टीचर आपको एक्सप्लेन करता है तो मेनी टाइम्स वी आर गोइंग विद द प्रोपोर्शनलिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल लाइकवाइज। सो जब भी सरफेस एरिया आपका जब छोटा होगा तो एक्टिविटी बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो एक्टिविटी बढ़ेगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा मीन्स पार्टिकल साइज जो है वो छोटा रहेगा। इसके रिगार्डिंग जितने भी लॉज है साइज रिडक्शन की कि आपकी मेल्स में कौन कौन से इम्पैक्ट, एट्रिशन, कटिंग वगैरह जितने भी है वो आपको एक्सप्लेन करने हैं, और उससे कौन कौन से मटेरियल आप यूज़ कर सकते हैं साइज रिडक्शन को, ये भी आपको बताना है। इफ possible, if you want to write some extraordinary things, you can go with the properties of the powders like some hygroscopicity or demulsion powder or explosiveness, likewise you can prepare, but it is optional, but basic जो principles है आपको लिखने हैं, जो theory है वो लिखने हैं size reduction की। next, that is very important, that is I marked here with the fluid energy mean and ball mean। सो ये जो है ये दोनों भी बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत वेटेज रखते हैं आपके एग्जाम में। तो इसका जब भी आपको मिल्स इक्विपमेंट्स पूछेंगे, डायग्राम्स बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना। आपका 60% टाइम जो है वो डायग्राम्स पे यूटिलाइज कर दो, आपका 100% काम हो जाएगा। डायग्राम्स अच्छे से निकालिए, मिनिमम 6 नेम्स
6 नेम्स आपको अच्छे से याद रखने, जैसे कि हैमर मिल है, सपोज हैमर मिल में हैमर से शाफ्ट है, शाफ्ट भी रोटेटिंग, इसलिए वहाँ पे रोटेटिंग लिखना जरूरी है। सी दिया हुआ है, साइड में रफ सरफेस है, और ऊपर से फीडर है, नीचे से रिसीवर है, और विद द साइज पर्टिकुलर साइज हम यहाँ पे साइज सेपरेट भी कर सकते हैं बाय यूजिंग डिफरेंट सिप। तो ये आप हैमर मिल में बता सकते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं कर सकते कि सीयू भी दिखाया और उसी सीयू को मेश करके भी सेम लाइन से दूसरा नाम दिखाया। ऐसा नहीं करना है दोस्तों। तो आप जितना अच्छे से याद है, जो उतना भी आप जेन्युइन लिख सकते हो उतना जेन्युइन पेपर लिखो। अच्छा पेपर है, इजी पेपर है। उसके बाद डायग्राम के बाद आपको प्रिंसिपल लिखना है, हार्डली 2 to 3 लाइन्स में लिखना है। उसके बाद आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है। कंस्ट्रक्शन तो आपका डायग्राम से ही पता चल जाता है, उसमें सिर्फ मटेरियल और शेप कैसा है और साइज कितना है, रपाई कितना है, इसके नंबर्स ध्यान में रखिए। वर्किंग जो है, वर्किंग में आप फ्लो चार्ट में भी लिख सकते हैं, पैराग्राफ में भी लिख सकते हो। तो ये आपका खुद का रिप्रेजेंटेशन आर्ट है, आप कैसे उसको रिप्रेजेंट करते हो। लास्टली 3 पॉइंट जो है, यूजेस, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज, और मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये जो है एप्लीकेशन मेरिट्स एंड डिमेरिट्स, ये आपको अच्छे से लिखना है। मिनिमम 2 पॉइंट्स ईच आपको ये कवर करना है, नहीं 2 यूजेस, 2 मेरिट्स और 2 डीमेरिट्स। ये आपको हर एक क्वेश्चन में जब भी आपको ये पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के लिए, आपको ये कवर करना है। जब भी अगर 5 और 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें आपको स्पेसिफिकली पूछा जाएगा कि व्हाट इज द प्रिंसिपल बिहाइंड फ्लूइड एनर्जी मिल, ऐसे। तो सिर्फ आपको वहाँ पे प्रिंसिपल एक्सप्लेन करना है, डायग्राम्स वगैरह का ज़रूरत नहीं है। तो 2 और 5 मार्क्स को जैसे क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे आपको सिर्फ जितना पूछा जाए उतना ही आंसर लिखना है, वहाँ पे टाइम वेस्ट करना नहीं, बिकॉज पेपर इज़ वेरी लेंथी। ओके, सो आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर, यहाँ पे मेरा थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक गलत हुआ है। मिल्स जो है बेस्ड ऑन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, देखो ये यहाँ पे इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि इम्पैक्ट और एट्रिशन के प्रिंसिपल के ऊपर कौन कौन से मिल्स काम करते हैं। आप इम्पैक्ट के अलग से निकाल सकते हैं, एट्रिशन के अलग से निकाल सकते हैं, और दोनों के मिला के भी जितने मिल हैं वो भी निकाल सकते हो। शिव शेखर जो है वो या इलेक्ट्रिशियन टैंक, ये भी आपको एक्सप्लेन करना है। ये साइज सेपरेशन का पार्ट आता है। साइज सेपरेशन वैसे ज़्यादा वेटेज रखा नहीं, लेकिन इसमें का जो ये पार्ट है, स्टैंडर्ड्स ऑफ पाउडर्स, कितना साइज का पाउडर है भैया, ये बहुत ज़रूरी है। आपको कौन से मेज से पास करना है, और कैसे कितना फाइन आएगा, कितना कोर्स आएगा, मॉडरेटली कोर्स आएगा। मॉडरेटली कोर्स है तो कौन से सीयू में से पास होगा, फाइन है तो सब सीयू में से पास होगा, लेकिन वेरी फाइन है तो सब सीयू में से पास होगा, लेकिन फाइन है तो एक सीयू से छोड़ देगा, तो वो कौन सीयू कौन सी है, ये भी आपको बताना ज़रूरी है। ये समटाइम्स ये जीपैट के क्वेश्चन में भी पूछा जाता है, और आपको ये क्वेश्चंस अभी से सेपरेट आउट करना ज़रूरी है अगर आप जीपैट क्वालिफाई करना चाहते हो तो। So this one is regarding all unit 1. Now unit 2. यूनिट 2 में पहला जो आता है चैप्टर, दैट इज द हीट ट्रांसफर, एंड हीट ट्रांसफर इज बेस्ड ऑन द 3 प्रिंसिपल, दैट इज द कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। इसको तो भूलना ही नहीं है, ये कैसे काम करता है क्या है। उसके बाद आप मिल्स में जाओगे, सॉरी आप उसके बाद आप इक्विपमेंट्स में जाओगे। तो जैसे ही जाओगे, पहले कंडक्शन से रिलेटेड जो लॉ है, ये फूरियर्स लॉ, दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट वन, ये पूछा गया है, और ये जनरली 2 मार्क्स के लिए ही आता है। हीट एक्सचेंजर एंड हीट एक्सचेंजर, दैट इज द मेनी टाइम्स वी आर निग्लेक्टिंग और इग्नोरिंग दिस पैराग्राफ, बट इसमें आपको एक तो स्पेसिफिक इक्विपमेंट के नाम से पूछा जाएगा, या फिर आपको प्रिंसिपल से भी पूछा जा सकता है। मैकेनिज्म मैंने जैसे बताया, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ये जो 3 टाइप के हैं, तो इसी में आपको बताना है कि क्या क्या होता है। ये जो है इसके बाद का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द इवेपोरेशन। इवेपोरेशन इज मच मोर, ये सेकेंड यूनिट में का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन में का ये राइजिंग फिल्म इवेपोरेटर, या फिर इसको आप बोलते हैं क्लाइंबिंग फिल्म इवेपोरेटर। और दूसरा वाला जो इवेपोरेटर है, दैट इज द हॉरिजॉन्टल ट्यूब इवेपोरेटर और फोर्स सर्कुलेशन इवेपोरेटर। ये चार, ये सॉरी, ये दो में से एक क्वेश्चन 101% आता ही है, तो ये पक्का करना ही है।
इसके बाद ऑप्शनल में भी कुछ है क्वेश्चन, जैसे कि मल्टीपल इफेक्ट इवेपोरेटर, ये भी काफ़ी टाइम पूछा गया है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन थ्योरेटिकल पार्ट है, लेकिन जितने भी फैक्टर्स है, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स के लिए पूछा जाए, समटाइम्स ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं कि जैसे एक फैक्टर आधे मार्क के लिए आ जाए, तो वहाँ पे गलती मत कीजिए, फैक्टर्स लिखिए और हाउ इट अफेक्ट वो भी एटलीस्ट 2 लाइन्स में एक्सप्लेन करिएगा। देन डिफरेंसेस बिटवीन इवेपोरेशन एंड इवेपोरेशन के साथ और भी हीटिंग प्रोसेस है, जैसे कि बॉइलिंग है, सब्लिमेशन है या डिस्टिलेशन है, ऐसे बाका बहुत सारे अवेलेबल है क्लासिफिकेशन। जैसे आप बुक्स चेंज करते जाओगे, जैसे कि सुब्रमण्य में हजारे है या फिर और भी बुक्स है, तो पढ़कर वगैरह, तो उसमें आप ये देख सकते हो। आपको यहाँ पे थोड़े से बुक ज़्यादा रिकमेंड करने की ज़रूरत है। जितने भी डिफरेंसेस है उसमें से कोई भी पूछ सकते हैं। ओके, एंड लास्टली डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन जो थर्ड यूनिट है, इसको मैंने थोड़ा सा वेटेज कम दिया है, बिकॉज बाकी भी यूनिट है यार। सो डिस्टिलेशन ऑलरेडी आपका 12th साइंस में हो चुका है, स्कूल के टाइम भी हो चुका है। तो इसमें से थोड़े से जो है, ये जो है स्टीम फ्रैक्शन, ये ऑलरेडी आपका हो चुका है। बट ये जो पार्ट है मॉलिक्यूलर डिस्टिलेशन एंड डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस प्रेशर, जैसे कि वैक्यूम डिस्टिलेशन है, तो ये पार्ट आपको थोड़ा सा डिटेल में करना जरूरी है। बेसिकली डिस्टिलेशन में और एक पूछा जाता है कि कौन सा टाइप का प्रोडक्ट है और उसके लिए आप कौन सा टाइप का डिस्टिलेशन यूज करोगे, एंड वो डिस्टिलेशन का प्रिंसिपल, थ्योरी, वर्किंग ऐसा कुछ पूछे तो आपको लिखना पड़ेगा। आपको मार्क्स के हिसाब से लिखना पड़ेगा। समटाइम्स ये आपको बताते नहीं कि आपको डायग्राम भी ड्रॉ करना है या फिर यूजेस, एडवांटेज, डिसएडवांटेज लिखना है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो इसको कवर अप करिए, लेकिन जितना बताया गया है उतना तो कंपलसरी लिखना ही है। इस टाइप से आपको एग्जाम पे कवर अप करना है। नेक्स्ट, दैट इज द यूनिट 3। और यूनिट 3 में जो है ड्राइंग जो है वो काफ़ी वेटेज रहता है मेरे हिसाब से। तो ड्राइंग जो है वो पूरे आपके फार्मा इंजीनियरिंग में काफ़ी इम्पैक्ट रखता है, उसमें ज़्यादा क्वेश्चन आप भी आते हैं, वेटेज हेवी है, और ये आपके करियर के हिसाब से भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो पहले जो ड्रायर है, ये थेरीज मैकेनिज्म ड्राइंग जो है, अनबाउंड अनबाउंड वाटर है, या फिर बाद में आप रेट ऑफ ड्राइंग में जाते हो, इक्विलिब्रियम मॉइस्चर कंटेंट की थेरी है। तो ये आपको एक्सप्लेन और ये क्लियर होना भी ज़रूरी है, इसमें फार्मूलाज भी है कुछ, तो ये आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना ज़रूरी है। 5 मार्क के लिए जनरली ये थेरोटिकल क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, रेट ऑफ ड्राइंग, जिसमें कि ग्राफ है कि रेट ऑफ कैसे कन्वर्ट होते जाता है और मॉइस्चर कैसे इवेपोरेट होते जाता है, ये आपको ग्राफिकल रेट से या स्टेप बाय स्टेप या फ्लो चार्ट में आप एक्सप्लेन करके बता सकते हो। नेक्स्ट जो है ये ड्रायर्स है। एक्चुअली ड्राइंग में काफ़ी सारे ड्रायर्स है, लेकिन उसमें से फ्लूइडाइज बेड ड्रायर जो कि इंडस्ट्री में कॉमन है बहुत, और फ्रीज ड्रायर ये आपको कुछ कंपनी में हार्मोनल ड्रग्स एंजाइम जो थर्मोसेंसिटिव ड्रग है उसके ड्राइंग में मिल जाएंगे। स्प्रे ड्रायर आपको हर कोटिंग पैनल में मिल जाएगा, एंड ट्रे ड्रायर भी आपको रॉ मटेरियल के इवेल्यूशन या फिर प्री फॉर्मुलेशन स्टडी के टाइम भी ट्रे ड्रायर बहुत ही मायने रखता है। तो ये चारों ड्रायर जो है, ये आप एग्जाम में आए या ना आए, बट आपको ये चारों ही ड्रायर करने ही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू योर career growth. Okay, then factors affecting mix. This is the second chapter in the unit 3, फैक्टर्स अफेक्टिंग इवेपोरेशन मैंने पहले बताया था, तो ये फैक्टर्स अफेक्टिंग मिक्सिंग भी बता रहा हूँ। और इसमें जो है आपको जैसे फैक्टर्स आ रहे हैं मिक्सिंग में, इवेपोरेशन में या ड्राइंग में, बहुत से फैक्टर्स है और आपका ये कन्फ्यूजन होने वाला है 100%। सो बेसिकली मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो कि सपोज जस्ट लाइक टेक एग्जांपल ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर फैक्टर कॉमन है हर एक में, तो उसको आप अलग से लिख दो। ये कॉमन जो फैक्टर्स है आप अलग से लिखते हैं, और जितने भी इसमें आएंगे यहाँ पे आपके आधे मार्क्स तो कम कन्फर्म हो जाएंगे। द्रव बचे सेपरेट फैक्टर्स, वो जितने याद रख सकते हो उतना रखो। 75% मार्क्स इजीली आपको गिर सकते हैं। तो ये फैक्टर्स का एक टेक्निक मैं बता रहा हूँ ध्यान में कैसे रखना है। बट ये फैक्टर्स आपकी प्रोसेस को कैसे अफेक्ट करता है, ये हर जगह पे अलग है। जैसे कि टेम्परेचर इवेपोरेशन में अलग है, टेम्परेचर
डिस्टिलेशन में अलग है, टेम्परेचर ड्राइंग में अलग है, अफेक्ट करता है। तो ये तीनों प्रोसेस में अलग अलग तरीके से अफेक्ट करता है। तो उसका जो थियोरेटिकल पार्ट है वो अलग है, लेकिन फैक्टर एक ही है। तो आपको ये ध्यान में रख के लिखना है। ओके, सो आगे बढ़ेंगे। एक्सप्लेन द डिटेल्स अबाउट द ट्विन शेल ब्लेंडर एंड डबल क्लोन ब्लेंडर। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, लेकिन इसके अलावा सिल्वर सन मिक्सर एंड सिग्मा ब्लेड मिक्सर, प्लानिटरी मिक्सर आल्सो, जो ये जो आखिरी के तीन है, सिल्वर सन, प्लानिटरी एंड सिग्मा ब्लेड, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मिक्सिंग भी आपको काफ़ी, डबल कोन ब्लेंडर एक्चुअली इंडस्ट्री में काफ़ी यूज़ किया जाता है। सिल्वर सन भी होता है। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ प्रोडक्ट वी आर सिलेक्टिंग मिक्सिंग विच ब्लेंडर वी आर गोइंग फॉर। सो ब्लेंडर और मिक्सर जो है वो अकॉर्डिंग टू नेचर सेट करते हैं, बट आपको यहाँ पे मार्क्स के हिसाब से आपको ये इतने 5 ब्लेंडर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है। सो 5 ड्रायर और 5 मिक्सर्स, इतने आपको काफ़ी हेल्पफुल है। ड्राइंग को आप थोड़ा सा वेटेज ज़्यादा दीजिए, और ड्राइंग आपका काफ़ी हद तक क्लियर करवा के ही रहेगा। नेक्स्ट है यूनिट 4, और यूनिट 4 में देखते हैं हम दो चैप्टर, दैट इज़ द फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूजेशन। और ये जो दो है ये दैट इज़ द लास्ट टू प्रोसेसेस। ओके, जैसे हमने स्टार्ट किया था वो फ्लूइड से था, फ्लूइड यानी गैस और लिक्विड दोनों को भी फ्लूइड कहा जाता है। सेकेंड साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन। ये जो देख रहे हैं फ्लो था, साइज रिडक्शन था, सेपरेशन था, फिर आपका हीट ट्रांसफ़र था, फिर उसके बाद इवेपोरेशन था, इवेपोरेशन का डिस्टिलेशन था, ड्राइंग था, मिक्सिंग था, यहाँ तक तो सब सेट था। और ये लास्ट वाले फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूज, इसके अलावा भी काफ़ी सारे प्रोसेस है, बट आपको पीसीआई ने उतना ज़्यादा सिलेबस नहीं दिया। ये आपके बेसिक प्रोसेस है। तो इसमें फिल्ट्रेशन में भी देखिए आपको थ्योरी पार्ट फिल्ट्रेशन का लिखना है, फिल्ट्रेशन के फैक्टर्स अफेक्टिंग भी लिखने हैं। फिल्ट्रेशन में काफ़ी सारा लिक्विड और सॉलिड मिक्सचर होता है, तो आपको सेपरेट आउट करना पड़ता है कि कौन सा टाइप का आपको प्रोडक्ट सेपरेट आउट करना है। तो उस हिसाब से आपको फिल्टर डिवाइस या फिल्टरिंग मीडिया आपको यूज़ करना है और सेपरेट आउट करना है। तो फैक्टर्स कैसे अफेक्ट करते हैं, प्रेशर टेम्परेचर क्या अफेक्ट करता है, सॉल्वेंट यूज़ किया हुआ क्या अफेक्ट करता है, ये सारे आपको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। और फिल्ट्रेशन के देखे जाए तो फिल्टर लीव, प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर, या फिर फिल्टर प्रेस, ये जो है ये आपके इम्पोर्टेंट है। रोटरी ड्रम फिल्टर, कार्ट्रिज फिल्टर, यानी यहाँ पे भी मैंने 4-5 आपके फिल्टर के नाम लिख दिए। तो ड्राइंग, फिल्टरिंग मीडिया, इवेपोरेटर्स, ये आपके 3 जो है ये इक्विपमेंट के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और चौथा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ द साइज रिडक्शन। तो ये 4 चैप्टर के आप इक्विपमेंट्स जितना ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस कीजिए डायग्राम फास्ट से फास्ट निकालने की, क्योंकि बहुत टाइम कंज्यूमिंग रहता है डायग्राम्स, और आपके डायग्राम्स में ही आपका 60% मार्क्स आने वाला है। तो डायग्राम जितना अट्रैक्टिव और जितना लेजिबल लगेगा और जितना रीडेबल लगेगा उतना ही आपको ज़्यादा मार्क्स पड़े गिरेंगे। तो ये सब फिल्ट्रेशन के बारे में। सेंट्रीफ्यूज को आप ऑप्शंस में भी डाल सकते हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगेशन में ज़्यादा पूछा नहीं गया। आप कोई भी बुक ले लो या कोई भी क्वेश्चन पेपर, सेंट्रीफ्यूगेशन आप आराम से ऑप्शंस में डाल सकते हो। दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट अकॉर्डिंग टू द मार्क्स, बट द थियरी इज़ वेरी ईजी, इसमें ज़्यादा पूछने जैसा भी कुछ है नहीं। बट स्टिल वन सेंट्रीफ्यूज इज देयर, दैट इज़ द परफोरेटेड बास्केट सेंट्रीफ्यूज। ये जो सेंट्रीफ्यूज है इसको काफ़ी वेटेज दिया गया है। ये अब भी काफ़ी जगहों पे इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। एसटीपी ईटीपी प्लांट में भी इसका काफ़ी हद तक आप लार्ज स्केल में यूज़ कर सकते हो। तो ये यहाँ तक आपके प्रोसेस और मिल्स यहाँ पे ख़त्म होते हैं। यूनिट 5 में जो है थेरीज ऑफ करोजन, यानी जंग कैसे लगता है या फिर ऑक्सीडेशन कैसे होता है, मेटल्स कौन सी यूज़ किए, आपका इक्विपमेंट जैसे बना बना है जिस भी मटेरियल से वो कैसे कैसे खराब हो सकता है, या फिर उसका प्रोडक्ट पे क्या इम्पैक्ट गिर सकता है, ये सब थेरीज एंड टाइप्स जो है करोजन का इसमें दिया हुआ है। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी पूछे जाते हैं। जैसे कि मुझे भी पूछा था कि अगर मैं एक ही टाइप का सिरप जो इसका टेम्परेचर हमेशा 90 टू 105 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर रहता है, और वो 10,000 में रहता है, आरपीएम इतना चलता है,
और उसको अगर मैंने 5 दिन तक वैसे ही स्टेनलेस स्टील में रखा तो उसका मेटल के साथ कोरिलेट हो सकता है क्या, या फिर रिएक्टिव हो सकता है क्या। तो इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, या फिर सिरप में कुछ कंटेनर का इम्पैक्ट गिर सकता है क्या, ऐसे काफ़ी सारे क्वेश्चन रहते हैं। तो ये आपके जितना डिटेल में सीखो उतना डीप है, आपको सिर्फ आपके बुक के हिसाब से पढ़ना है। तो जितने भी टाइप्स है कोरोजन के वो लिखना है और उसकी थ्योरी लिखनी है। सेकेंड जो है मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन, मटेरियल ऑफ कंस्ट्रक्शन में भी स्टेनलेस स्टील, ग्लास एंड रबर, ये जो है ये आपको ज़्यादा फोकस करना है। और कंस्ट्रक्शन में रिसेंटली इसके क्या यूज़ है, क्या डीमेरिट्स है, क्या मेरिट्स है, इतना सब लिखना है। क्या ग्रेड आते होंगे वो ग्रेड्स भी लिखने हैं, ग्लास के 4 ग्रेड है, स्टेनलेस स्टील के कितने ग्रेड्स है, रबर्स के क्या ग्रेड है, और कौन कौन से टाइप के पैकिंग फार्मूला या कंटेनर्स में हम यूज़ कर सकते हैं, ये आपके यूनिट 5 है। सो यहाँ पे इतना ख़त्म होता नहीं, ये जो हमने मार्क्स यानी मैंने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको फाइनल के हिसाब से तो है ज़रूरी, बट इसके अलावा एक पार्ट जो इम्पोर्टेंट है वो है 2 मार्क्स के क्वेश्चन। ये छोटे छोटे जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, इसमें काफ़ी बच्चे स्टूडेंट्स जो है गलती कर देते हैं कि वो छोड़ देते या फिर गलत लिख देते। और ये पहले एमसीक्यू पैटर्न में था तो आपको 1 मार्क या 0 मार्क ऐसे ही मार्क्स गिरते थे, हाफ मार्क्स वगैरह तो गिरते नहीं थे। लेकिन अभी ये ऑब्जेक्टिव पैटर्न में आता है 2 मार्क्स के लिए। तो 2 मार्क्स के लिए एक शॉर्ट में दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से क्वेश्चन गिरते हैं। पहले तो जितने भी चैप्टर्स नाम है उसके सबके डेफिनेशन रट लो। इजी डेफिनेशन है, बहुत ही इजी, नाम से ही पता चल जाता है कि क्या प्रोसेस है, और हर एक प्रोसेस ही है। दूसरा जो है क्लासिफिकेशन, जैसे कि मैंने बताया था इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन वगैरह। तो ये जो पार्ट है ये आपको अच्छे से करना है। थेरीज एंड प्रिंसिपल, जैसे कि लॉज वगैरह, पहले 3 यूनिट तक ही आपको मैक्सिमम लॉज एंड थेरीज है, उसके बाद कुछ ज़्यादा है नहीं उसमें। तो पहले 3 यूनिट पे ही आप 2 मार्क्स कवर कर सकते हो। तीसरा जो है वो शॉर्ट नोट्स है। ओके, सो इसमें भी प्रिंसिपल वगैरह बताया है शॉर्ट नोट्स। इसमें मेरिट्स डीमेरिट्स के बारे में भी समटाइम्स क्वेश्चन पूछे गए। एप्लीकेशन, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेज, ये आपको मैंने पहले भी बताया था, ये काफ़ी बार 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। एंड लास्टली जो है ये थोड़ा सा आप अदर देन बुक, क्योंकि बुक्स में काफ़ी जगह पे, जैसे मैंने बोला कि रेनॉल्ड्स नंबर भी काफ़ी जगह पे गलत है। सम टाइम्स ऐसा बताया कि 2300 से 3800 तक रेनॉल्ड्स नंबर है। कुछ बुक्स में 2000 से 4000 बताया है, कुछ बुक में 2000 से 3500 बताया है, कुछ बुक में ऐसे जो है। तो ये स्टैंडर्ड्स आपको आईपी में से मिल सकते हैं इजीली। सो बेसिकली आपको पाउडर्स के या फिर फ्लूइड्स के बारे में होगा तो आप स्टैंडर्ड बुक यूज़ कीजिए। और क्योंकि जो कि टीचर रहते हैं वो स्टैंडर्ड बुक ही मैक्सिमम यूज़ करते हैं, तो उस हिसाब से आपका आंसर शीट चेक होने वाला है। सो बेसिकली आपके लिए मेरी तरफ से ये छोटा सा एक हेल्प था कि एग्ज़ाम में आप क्लियर करेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इतना इजी है बट डेप्थ है, काफ़ी डेप्थ है। इंजीनियरिंग इतने में ख़त्म नहीं होती, इंजीनियरिंग काफ़ी डीप है बच्चों। तो जितना डीप सीखोगे उतना अच्छा है आपके लिए। इन फ्यूचर प्रोडक्शन में डिमांड कभी भी जाओ आपको मिलेगी। इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा डिमांड में रहने वाला डिपार्टमेंट है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सो आप अगर इसमें माहिर बनते हो तो आप काफ़ी हद तक ग्रोथ कर जाओगे और काफ़ी अर्निंग भी कर सकते हो। तो इस हिसाब से ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिक है और मार्क्स इसमें लाना बहुत इजी है। ये इतने क्वेश्चंस है, आप इतने क्वेश्चन करके जाइए, आपको कोई दिक्कत नहीं हो। मिनिमम तो आप 60 to 65 मार्क्स ला के ही रहोगे। सो यहाँ तक तो मेरा था। लास्ट में मेरा एक शॉर्ट सजेशन है, आप जब एग्ज़ाम करते हो तो ज़्यादा देर तक रात में जागो मत। हेल्दी फूड्स खाओ, ज़्यादा जंक फूड्स खाइए मत। हॉस्टल पे रहने वाले ज़्यादा अपनी खुद की केयर करिए। हेल्दी माहौल में रहिए, स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहता है हॉस्टल में, मैंने खुद ने भी महसूस किया। तो आप थोड़ा सा रिलैक्स होके स्टडी करिए, क्योंकि एग्ज़ाम्स के टाइम हेल्थ सबसे ज़्यादा ख़राब होती है और हेल्थ का इम्पैक्ट मार्क्स पे गिरता है। तो मार्क्स तो बताते नहीं कि आपकी हेल्थ कैसी थी, बट मार्क्स आपके नॉलेज को जज करते हैं। तो आप प्लीज़
एग्ज़ाम्स के टाइम इजी रहेगा, क्योंकि पहले बेस्ट रहना आपको ज़्यादा ज़रूरी है और उसके बाद एग्ज़ाम्स क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले सेशन में, जब भी मैं बताऊंगा आपको यूनिट जैसे स्टार्ट होते हैं अगले सेमेस्टर के, आपको मैं बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।